नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर एक नए तरीके से क्रिमिनल ट्रायल में जिरा करने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिरा करने के कुछ नियम बताए थे कि अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे फाइनल आर्गूमेंट में बहस करने से और अपने अभियुक्त को, अपने क्लाइंट को बरी कराने इसमें। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक घटना को लेकर समझाते हुए करेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी किसी भी घटना को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा समझने में। देखिए, ये हमारा जो वाक्य है, ये मैंने जो घटना ली है वो मैंने इसका जो माध्यम है वो बुक्स है। तो हमने एक पुरानी जजमेंट को हमने रीड करा था, उसमें मैंने अपने खुद के जो बनने चाहिए थे, किस तरीके से हमने नियम बनने चाहिए और क्या क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, उसमें वो हमने अपना खुद का तैयार किया है। घटना इस तरीके से, एक सुरेश नाम का व्यक्ति है जिसकी अपनी 12 नंबर ज़मीन को लेकर कुछ दिनों से कुछ लोगों से इसमें विवाद चल रहा था। सुरेश का भाई महेश 3 बजे शाम के समय उसी 12 नंबर ज़मीन पर खड़ा था और वहाँ पर रामदीन नाम का एक व्यक्ति था जो 6 अन्य नामित लोगों के साथ आता है, लाठी डंडे को लेकर आता है, साथ में जान से मारने की नीयत होती है उसकी, और वो सुरेश के भाई महेश के ऊपर जानलेवा हमला करता है। यहाँ सूचना मिलती है सुरेश को, तो सुरेश अपने दूसरे भाई रमेश के साथ वहाँ पर घटना स्थल पर जाता है, जहाँ पर शोर मचाता है सुरेश, और वहाँ पर ये सभी लोग भाग जाते हैं उसे। इस स्थिति में वहाँ पर पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करता है सुरेश, और वहाँ पर पुलिस आने के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। ये थी घटना, ठीक है। अब इस घटना में हमें किस तरीके से क्वेश्चनिंग आंसर करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी कभी ऐसी घटना हो तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले उसकी एफआईआर पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो सेक्शन लगे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो बारीकी सारी वहीं से लेनी है, क्योंकि मैं देखना है कि घटना का समय क्या था और थाने को जो सूचना दी गई है उसका समय क्या था। तो यहाँ पर इस वाले केस में लगभग जो घटना हुई थी वो 3 बजे शाम को हुई थी, और इसमें सूचना जो पुलिस को दी गई है वो एफआईआर के अनुसार रात को 8 बजे दी गई है। तो और जबकि घटना स्थल से जो थाना था वो 500 मीटर की दूरी पर था। तो यहाँ पर हमें ऐसे पॉइंटों को एफआईआर के माध्यम से देखना चाहिए। और इस वाली घटना में पुलिस द्वारा जो इसकी चार्जशीट लगी थी उसमें पुलिस ने जो डंडे थे वो अभियुक्तों से बरामद कर लिए थे। एक गलतियां और करी थी शिकायतकर्ता ने इस केस में ये करा था कि 5 और 6 नामित लोग तो स्टार्टिंग में ही दिखा देते, एक रामदीन था और 6 नामित अन्य लोग थे। उसने 3 नामित लोगों को अपने 161 के बयान में बढ़ा दिए थे, और जब कोर्ट में गवाही देने आया था तो 5 लोगों को नाम और बढ़ा दिए थे। लगभग 13-14 लोग सारे इस घटना में शामिल कर दिए थे। तो हमें ऐसी पॉइंटों को, ऐसी बारीकियों को, जो बड़ी हुई बातें हैं उन पर खासा ध्यान रखना होता है। इसके बाद हमें अपनी जिरा को तैयार करना होता है। देखिए, जब भी कोई कोर्ट में गवाह आएगा तो उसे 159 एविडेंस एक्ट के तहत उसे अपने पुराने रिकॉर्ड देखने का अधिकार है। तो जब भी कोई गवाह आता है उसे हमेशा जो पीपी साहब होते हैं, एपीओ साहब होते हैं, वो हमेशा उसके रिकॉर्ड आधारित बातें उसे समझा देते हैं, अच्छे से समझाते कि आपने ये चीज़ करी थी। तो जो रिकॉर्ड आधारित अगर वो जवाब देता है तो उसे रिकॉर्ड आधारित जवाब देने दो। और जब अगर वो किसी भी बात पर ये बोलता है कि मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता, या फिर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, ऐसी बात जब भी बोलता है तो आपको एक सेट का यूज़ करना है जिसे बोला जाता है सजेशन, ठीक है। उसमें कहना है कि मेरा कहना है ये है कि आपको आपकी पत्रावली से, आपके शिकायत प्रार्थना पत्र, आपके 161 के बयान और सारे रिकॉर्ड दिखाने के बाद भी आपको यह बात इसलिए याद नहीं है क्योंकि यह बात आपके झूठ को उजागर करता है, पहला सजेशन। दूसरा देना है कि आपको यह बात, अब जो मैं यहाँ पर यह बात लगा रहा हूँ कि यह बात, यहाँ पर उस बात का जिक्र करना जिस पॉइंट पर आप
उसको वो बात याद नहीं है, उस बात को पूरा खोलना है यहाँ पर सजेशन देने टाइम। यह बात इसलिए याद नहीं है क्योंकि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा सजेशन देना है कि आप यह बात आपके रिकॉर्ड दिखाने के बाद भी आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपकी मंशा है इस व्यक्ति को झूठा फंसाना। ठीक है, जिसके लिए आप केस लड़ रहे हैं। ठीक है। अब ये सजेशन आपको कब कब देना है? ये सजेशन तब तब देना है जब जब आप वह गवाह बोलता है कि मुझे ये बात याद नहीं है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। जब भी ऐसी केस होते हैं तो उसमें क्या होता है, गवाह थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अपनी गवाही में बात कोर्ट के सामने बोलता है, जो कि अपनी शिकायत में और अपने 161 आयु के सामने जो बयान दिए थे उसमें नहीं होती है। ये अक्सर देखा गया है। तो आप जब भी, और ये जो बड़ी हुई बात होती है, ये क्या होता है, ये अभियुक्त के लिए एक गले में फंदे का काम करता है। तो इनको तबाह करना, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। इसको किस तरीके से ख़त्म करना है, देखो, जब भी वो नई बात बोल रहा है तो उस बात को ओपन करो कि ये बात ये बात तो सच है ना। पहले ये बात कहना, ये बात तो सही है ना कि ये जो बात आप बोल रहे हैं उस बात को जिक्र करो कि ये बात आपने अपनी शिकायतकर्ता और शिकायत में और अपने 161 आयु के सामने जो बयान दिए थे उसमें नहीं बताइए। ये बात आप पहली बार कोर्ट में बता रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहली बात ये, अगर वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो बताया है, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसकी शिकायत और उसका 161 का बयान और पुलिस जांच के खोलकर सामने रख देना है कि भैया कहाँ पर बताया है, हमें बताओ। अब वो यहाँ पर, अगर वो उसने बोला था कि हाँ जी बताया था, तो यहाँ पर वो हो गया कन्फ्रंट। अब आप अपने रिकॉर्ड पर लिखवा सकते हैं, अपनी जिरह में लिखा देंगे कि फला बात उसने, गवाह ने बताई कि हाँ मैंने बताई थी, और उसको उसके रिकॉर्ड दिखाएगा जो कि रिकॉर्ड में नहीं पाया गया। तो यहाँ पर हो गया कन्फ्रंट। अगर वो कहता है दूसरी चीज़ कि भाई मैंने तो बताई थी, आयो साहब ने नहीं लिखी, तो हमें दूसरा क्वेश्चन फिर कर लेना कि आप मुझे ये बताइए कि पुलिस आयो की आपसे ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो आपके द्वारा बताई हुई बात आपके रिकॉर्ड में नहीं लिखी है। आप हमें क्या बता सकते हैं? अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पर कुछ भी वो जो बोलेगा ना पुलिस आयोग के खिलाफ बोलेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा गंदा बोलेगा जो आपको पुलिस आयोग की जिरह करते समय आपके काम आएगा। तो इसलिए वो आपके फेवर का हो गया। ठीक है। फिर इस टाइम पर अगर वो कहता है जी मैंने नहीं बताया था, तो आपको क्या कहना है, आपको एक सजेशन देना है कि देखिए मेरा कहना ये है कि आपने जो भी ये बात इसलिए नहीं मानने को अपने 161 और अपनी शिकायत में इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप यहाँ पर गवाही में यह बात बढ़ा चढ़ाकर और हमारे अभियुक्त का जो नाम होगा उसे फंसाने के लिए यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जो बड़ी हुई बात होगी। अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको घटना बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सुरेश को समय पर सूचना मिल गई थी। सुरेश अपने एक अन्य भाई को लेकर घटना स्थल पर गया और अपने भाई महेश के पास पहुंचने के बाद उसने अभियुक्तों के सामने शोर मचाया और शोर सुनकर अभियुक्त डर के वहां से भाग गए थे। ये कहानी बताई थी मैंने उस टाइम पे। तो हमने अब जो क्वेश्चन का आंसर करने हैं गवाह से, वो उसके घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उसकी प्रतिक्रिया को लेकर करने हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना कि शिकायत और एफआईआर के उसके 161 के बयान सही से रिकॉर्ड देख लेने, तभी हमारे लिए अच्छे से हम क्रॉस कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन इसके जो बनाई गई थी बात, जो बात उन्होंने बताई थी, उसके आधार पे हमने जो क्वेश्चन तैयार करे थे, तो हमें ये बोलना है कि देखो ये बात तो सच है, ये बात तो सही है ना कि आपने अपनी शिकायत और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आयोग को कहीं भी ये नहीं बताया कि आप घटना स्थल पर पहुंचने के बाद आपने अभियुक्तों को ललकारा हो कि भाई मेरे भाई को मत मारो या फिर मेरे भाई को छोड़ दो,
इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया आपने करी थी? अब देखो उसने अपनी पुरानी शिकायत में तो नहीं कही है, तो इसलिए वो वहाँ पर नई बात बोल नहीं सकता। हमने बेस क्या बनाया है? हमने बनाया है कि आपने करा था या नहीं करा था, पुरानी उसमें बताया है या नहीं बताया। हम डायरेक्ट नहीं पूछे कि आपने क्या किया था, हम ये पूछ रहे हैं कि आप, यह बात तो सही है ना कि आपने अपनी शिकायत और अपने 161 बयान में और पुलिस आयोग की जांच में कहीं भी ये बात नहीं बताई कि आपने ऐसा कुछ किया है। वो कहेगा हाँ जी नहीं बताया। दूसरा पॉइंट, यह बात भी सच है ना कि आपने अपनी शिकायत में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी ये नहीं बताया कि आपने घटना स्थल पर जाकर आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाया हो कि बचाओ मेरे भाई को बचाओ, ये मुझे उसे जान से मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखो शिकायत में और उसमें नहीं बताया पुलिस जांच में, इसलिए वो क्या कहेगा हाँ जी नहीं किया है। फिर इसके बाद ये भी एक और बात पूछनी, ये बात भी सच है ना कि आपने अपनी शिकायत और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आयोग को कहीं भी यह नहीं बताया कि आपने अपने भाई को बचाने के लिए उन अभियुक्तों से लड़ाई झगड़ा करा हो या फिर उन्हें बचाने का प्रयास करा हो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब वो कहेगा हाँ जी नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आपने अपनी शिकायत में या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं बताया है या नहीं बताया। वो कहेगा नहीं नहीं बताया, क्योंकि बताया था ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन सीधा नहीं है, यहाँ पर हमने अलग तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर जब वो नहीं नहीं 3 बार कर देगा कि हाँ जी नहीं बताया नहीं बताया, तो उसके बाद हमें क्या करना, एक सजेशन देना, हमें ये कहना है कि मेरा कहना यह है कि आपने अ, अपनी शिकायत और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने भाई को और कथित अभियुक्तों से बचाने और आसपास शोर मचाकर लोगों को बुलाने और अब उनको अभियुक्तों को ललकारने कि मेरे भाई को ना मारो, ऐसी बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप घटना स्थल पर गए ही नहीं थे, आप उस समय मौजूद नहीं थे। यहाँ पर हमारे जो फेवर का सजेशन था वो हमारा निकल गया। ये क्रॉस बहुत बड़ा मैंने तैयार करा हुआ है, मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो हम अगली वीडियो को, अगले पॉइंटों को जो मैंने इसमें तैयार करा हुआ, चोट को लेकर सवाल और अभियुक्तों को लेकर और डंडे को जो 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 सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में जो जब्ती हुई थी डंडे की और खून आलूदा मिट्टी को लेकर, ये सब के लिए लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है।